हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज 16 अप्रैल है और अगर आप आने वाले समय में शिक्षक बनना चाहते हैं, जैसे कि अगर आप एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, टीजीटी, पीजीटी परीक्षाएं देना चाहते हैं, तो याद रखिए कि अब परीक्षाओं की जो नियमावली है ये बदल चुकी है या फिर बदलने वाली है। यानी कि आगे आने वाली कोई भी शिक्षक भर्ती होगी वो नई नियमावली पर होने जा रही है। यहाँ पर कुछ लोगों को फ़ायदा भी मिल रहा है, कुछ लोगों को नुकसान भी मिल रहा है। जैसे कि एक बड़ा बदलाव जो किया गया पीजीटी के लिए, जीआईसी प्रवक्ता के लिए फ़िलहाल अभी ये लागू है, लेकिन पीजीटी में भी कल मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो बदलाव है जीआईसी प्रवक्ता के लिए, जिसमें बीएड अब कंपलसरी कर दिया गया है। यानी कि बीएड प्लस पीजी करने वाले लोग ही अब जीआईसी प्रवक्ता का फॉर्म भर पाएंगे। लेकिन इसी बीच खबर ये भी निकल के आ रही है कि पीजीटी भर्ती के लिए भी यही सेम जो है एलिजिबिलिटी रखी जाएगी और अब यहाँ पर बदलाव होगा। यानी कि पीजीटी में भी अगली बार जब वैकेंसी आएगी तो उस समय बीएड कंपलसरी रहेगा। बिना बीएड किए हुए जो अभ्यर्थी हैं वो पीजी किए हुए हैं तब भी फॉर्म नहीं भर पाएंगे। यानी कि अब जो एलिजिबिलिटी है उसमें पीजी प्लस बीएड को रखा गया है। ठीक है, तो पीजी जो है अब यहाँ पर कंपलसरी है। फिलहाल इससे कुछ लोग ऐसे भी हैं, जैसे कि कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी थे जिन्होंने बीएड नहीं किया था, पीजीटी की तैयारी कर रहे थे, अब उनको बीएड करना पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग जो बीएड डिग्रीधारी हैं वो खुश हैं कि कम से कम उनका जो कंपटीशन है वो थोड़ा कम हो गया है। कि अब फ़िलहाल अगर वैकेंसी आती है इस साल और अगले साल तो उसमें जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स होंगे कम होंगे, क्योंकि बिना बीएड वाले जब फॉर्म भरते थे तो संख्या जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी। ठीक है, तो सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसी बीच कुछ विषय ऐसे भी हैं जहाँ पर बीएड को लागू नहीं किया गया है। जैसे कि फ़ायदा ये मिलेगा, एलटी कला में बीएफए जो लोग किए हुए हैं उनके लिए बीएड अनिवार्य नहीं है। तो अगर आप बीएफए हैं और एलटी ग्रेड कला में अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो बीएड के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, बिना बीएड किए भी आप फॉर्म भर सकेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर आपने स्नातक में कला विषय लिया है, ठीक है, या फिर ललित कला विषय आपने लिया है स्नातक में, तो फिर आपको बीएड जो है वो आपको करना पड़ेगा। तो कला विषय के साथ स्नातक और बीएड को रखा गया है। इसके अलावा जो ललित कला बीएफए करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बीएड अनिवार्य नहीं है। बीएड अधिमानीय अर्हता के तौर पर होगा, वरीयता मिलेगी, लेकिन बीएड न करने वाले जो अभ्यर्थी हैं वो भी एलटी कला में बीएफए अगर किए हुए हैं तो बिना बीएड भी आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार से एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के संशोधित नियम में अब उत्तर मध्यमा करने वाले अभ्यर्थी भी हिंदी विषय के साथ अध्यापक बन सकेंगे। ठीक है, तो एलटी हिंदी के लिए स्नातक में हिंदी एक विषय के साथ, ठीक है, ये एलिजिबिलिटी क्या है कि स्नातक में हिंदी एक विषय के साथ, संस्कृत में मतलब इंटरमीडिएट में संस्कृत एक विषय और बीएड की पहले अनिवार्यता थी। इसे अब संशोधित करके स्नातक में एक विषय के रूप में हिंदी के साथ, इंटरमीडिएट में संस्कृत एक विषय के रूप में, या उत्तर मध्यमा कोर्स वाले भी अब जो अभ्यर्थी हैं वो बीएड की उपाधि रखते हों तो आवेदन के लिए पात्र होंगे। यानी कि यहाँ पर जो बदलाव किया गया है वो ये है कि पहले क्या था, पहले जो है आपका स्नातक में हिंदी होना चाहिए था, इंटरमीडिएट में संस्कृत होना चाहिए था, तो आप जो है आवेदन कर पाते। लेकिन अब इसे थोड़ा रिवाइज कर दिया गया है। अब क्या नियम बनाया गया है कि फ़िलहाल तो स्नातक में हिंदी आपकी होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन इंटरमीडिएट में संस्कृत एक विषय के रूप में अगर है तो ठीक, या अब जो उत्तर मध्यमा वाले कोर्स भी अभ्यर्थी जो बीएड की उपाधि रखते हों वो आवेदन के लिए पात्र होंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज किया गया है, लेकिन खैर ज़्यादा चेंज यहाँ पर नहीं है। ठीक है, और फिलहाल कुल 7,385 पदों पर जो अध्याचन प्राप्त हुआ है, जिसमें 2,525 पद महिलाओं के लिए हैं एलटी ग्रेड में जो आगामी भर्ती आने वाली है, और 4,860 पद पुरुष श्रेणी के लिए होंगे। संशोधित नियमावली में समकक्षता सब पूरी तरह से हटा दिया गया है ताकि इसके लिए जो मुकदमेबाजी होती थी उससे अब बचा जा सकेगा। तो राजकीय माध्यमिक विद्यालय में कंप्यूटर विषय के लिए अब यहाँ पर एक बड़ा बदलाव, जो कंप्यूटर शिक्षक बनना चाहते हैं, जो लोग कंप्यूटर से बीटेक वगैरह किए हुए हैं, तो अब उनको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर वो बीएड नहीं भी किए हैं तो भी वो शिक्षक बन सकते हैं। अगर बीएड किए हैं तो उनको इसका वेटेज मिलेगा, अधिमानी अर्हता होगी, वरीयता मिलेगी, लेकिन बिना बीएड किए हुए भी जो अभ्यर्थी हैं वो कंप्यूटर शिक्षक
बन सकते हैं। तो ये एक बड़ा बदलाव है। पिछली बार ऐसा नहीं था, पिछली बार बीएड मांगा गया था, लेकिन अब जो है जो नई नियमावली है उसमें कंप्यूटर शिक्षक के लिए बीएड अनिवार्य नहीं है। ठीक है, तो अच्छी बात है यहाँ पर कि नियमावली में इस कमी को दूर करते हुए कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती में अब बीएड अधिमानी अर्हता के रूप में शामिल किया गया है। यानी कि बीएड करने वालों को चयन में वरीयता तो मिले, लेकिन बीएड नहीं करने वाले अभ्यर्थी भी सहायक अध्यापक कंप्यूटर के लिए बन सकेंगे। तो एग्जैक्टली क्या होता है ना कि जो कंप्यूटर है ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो टेक्निकल है, तो अधिकांश जो अभ्यर्थी होते हैं उनके पास बीएड नहीं होता है। यही कारण था कि 2018 में विज्ञापित इस विषय में 1673 रिक्त पदों में से 1637 पद जो थे खाली रह गए थे, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी थे जो बीएड बीटेक तो थे, लेकिन बीटेक वाले बीएड तो करते नहीं हैं। ठीक है, तो ये जो है ना बड़े बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। और एक बात और भी, ये आने वाली जो आपकी टीजीटी की परीक्षा होगी, पीजीटी की परीक्षा होगी, अभी 2022 वाली तो पुराने नियम पर होगी, 2022 वाले में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अब 2022 के बाद जो भर्ती आएगी 2025 में या फिर 2026 में जो भी भर्ती आए, तो उसमें भी अब पीजीटी के लिए जो नियमावली होगी, टीजीटी के लिए जो नियमावली होगी, तो टीजीटी की सेम नियमावली जो है वो एलटी ग्रेड पर आधारित रहेगी। जैसे एलटी ग्रेड है सेम एज फॉर टीजीटी, और पीजीटी के लिए एज जीआईसी प्रवक्ता। ठीक है, और ये चेंजेस अब यहाँ पर किए जाने हैं। यूपी बोर्ड से मान्यता प्राप्त विद्यालयों, अशासकीय सहायता प्राप्त यानी कि एडेड माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता संवर्ग पीजीटी भर्ती में अब परास्नातक के साथ अभ्यर्थियों को अनिवार्य रूप से बीएड प्रशिक्षित भी करना पड़ेगा। तो बीएड अब कंपलसरी है। ठीक है, फिलहाल जो यूपी बोर्ड के सचिव हैं भगवती सिंह की ओर से राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी के निर्देश के क्रम में शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। एडेड माध्यमिक के 1921 के एक्ट में संशोधन किए जाने के बाद विषयवार निर्धारित अर्हता के क्रम में ये भर्ती कराई जाएगी। तो एडेड माध्यमिक विद्यालयों के लिए जो नियमावली अभी तक थी असर में, यानी कि जिसके आधार पर भर्ती होती थी 1921 की ये नियमावली थी, तो फिलहाल अभी तक जो भर्तियां हो रही थी इसी आधार पर हो रही थी। लेकिन यूपी बोर्ड के प्रस्ताव के क्रम में शासन से परिशिष्ट में संशोधन किए जाने के बाद नई शैक्षिक अर्हता के क्रम में परास्नातक के साथ बीएड होने पर पीजीटी भर्ती कराई जाएगी। यूपी बोर्ड ने भेजे प्रस्ताव में कहा है कि जो अर्हताएँ राजकीय शिक्षकों की भर्ती के लिए निर्धारित हैं उसी अनुरूप एडेड माध्यमिक विद्यालयों में भर्तियां किया जाना उपयुक्त होगा, जिससे एनसीटी से निर्धारित मानक के क्रम में शिक्षक भर्तियों में एकरूपता बनी रहे। देखो यहाँ पर एक बड़ा बदलाव जो अभी फ़िलहाल नहीं हो रहा है और मैं कामना भी करता हूँ कि ना हो, वो ये है कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एलटी में और जीएससी प्रवक्ता में एज लिमिट होती है, लेकिन फिलहाल टीजीटी पीजीटी में कोई भी अपर एज लिमिट नहीं होती है। 60 साल की उम्र तक, 62 साल की उम्र तक अभ्यर्थी जो हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। फिलहाल अभी उम्र सीमा में किसी बदलाव की कोई सूचना नहीं है, तो अभी आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें। उम्र सीमा जो है वो सेम रखी जाएगी जैसे कि पिछली भर्ती में थी, यानी कि टीजीटी पीजीटी में कोई भी अपर एज लिमिट नहीं होगी, लेकिन एलटी ग्रेड और प्रवक्ता में तो अपर एज लिमिट होती है। ठीक है, तो एक नए पैटर्न पर, और साथ ही साथ ये भी है कि एलटी ग्रेड में इस बार प्री और मेंस के लिए भी आयोग ने बात कही है, तो हो सकता है कि आगामी भर्तियों में टीजीटी पीजीटी में भी प्री मेंस होने लगे। तो देखो मैंने कई बार आप लोगों से कहा है ना कि आप लोग जो है जो भर्ती सामने रहे उस पर पूरी तरह से फोकस करो। नेक्स्ट टाइम सिनेरियो बदल जाएगा, आपकी काफ़ी ठंडी हो जाएगी, बहुत कुछ बदल चुका होगा। हो सकता है कि आपकी जो सिचुएशंस है, परिस्थितियाँ हैं, वो इस कदर बदल जाएं कि आप जितने फ्री आज हैं इतने भी फ्री अगली बार ना रह पाएँ, तो आप क्या करेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखो ना, आपके लिए एक रिग्रेट से बचने के लिए मैंने कई बार कहा है कि जो भी समय बचा है, कहते हैं ना जब से जागो तभी सवेरा, तो अभी से भी अगर आप चाहें तो आसानी से आप आगे बढ़ सकते हैं। आसानी का मतलब यहाँ पर ये होता है कि अपने कर्तव्य को समझें। जहाँ पर अनावश्यक आपका समय जाता है, आपकी ऊर्जा जाती है, अनावश्यक लोगों में जहाँ पर आप अपना समय गंवा रहे हैं, छोड़ो, क्योंकि एक समय जब आप अकेले पड़ जाओगे, आपके पास पैसे नहीं होंगे, कोई आपके काम आने वाला तो है नहीं। खैर, आज असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा भी शुरू हो रही है, तो आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जो लोग भी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं वो इंस्ट्रक्शंस को ज़रूर पढ़ लीजिए। ठीक है, क्योंकि जो आपका एडमिट कार्ड है उसमें जो जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उसको पढ़ लीजिएगा। जैसे कि 3 फोटो और 1 पहचान पत्र, जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, वोटर आईडी कार्ड या फिर कोई भी आईडी या आधार कार्ड, इसकी मूल प्रति और एक छाया प्रति जरूर ले जाइएगा। 3 फोटो, आईडी की मूल प्रति और छाया प्रति। गलत उत्तरों के लिए कोई दंड नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो आपको जो है सभी प्रश्न, मोस्टली जितने भी हो सके उतने प्रश्न आप अटेंड कीजिएगा।
तो ऐसा मत कीजिएगा कि नहीं आ रहा तो छोड़ दें, छोड़िएगा मत, ठीक है। जो सरल प्रश्न हैं पहले उनको करिए, फिर उससे कठिन, फिर लास्ट में सबसे कठिन, और जो नहीं आ रहा है उसको भी अटेम्प्ट करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। और अपने साथ आप काली स्याही का जो बॉल पॉइंट पेन है इसको लेके जाइएगा। बाकी क्लिप बोर्ड, हार्ड बोर्ड अगर आप ले जाते हैं तो ठीक, जिस पर कुछ न लिखा हो, नहीं ले जाएंगे तो अच्छी ये बात है, अतिरिक्त जिम्मेदारी से आप बच जाते हैं, ठीक है। और ध्यान रखिएगा कि जो अभ्यर्थी हैं वो काली स्याही के बॉल पॉइंट पेन के अतिरिक्त किसी अन्य स्याही का प्रयोग नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गजेट लेके मत जाइएगा। और परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थियों द्वारा किसी सामग्री का आपस में आदान प्रदान अनुमन्य नहीं है, तो कुछ ले नहीं सकते आप। और दूसरी बात ये है, ना ही दे सकते हैं, कुछ नहीं। और कोई भी नकल सामग्री किसी के पास पाई जाएगी, चाहे उसका प्रयोग वो नकल में किया हो चाहे ना किया हो, तो वो भाई साहब पूरी तरह से बार्ड होगा, कार्रवाई होगी, बर्बाद हो जाओगे। तो कभी सोचना भी मत, अच्छे तरीके से खुद को ही चेक कर लेना, ठीक है। और दूसरी बात है कि परीक्षा के दौरान किसी भी अभ्यर्थी को अंतिम आधे घंटे में बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। और प्रश्न पुस्तिका का अगर कोई पृष्ठ गायब है, जैसे मान लीजिए जब आपको क्वेश्चन बुकलेट मिल जाएगा तो उसको आप ध्यानपूर्वक देख लेना। यदि प्रश्न पुस्तिका का कोई पृष्ठ गायब है, कोई दिक्कत है, तो तुरंत जो है परीक्षक को आप बता देना। व्हाइटनर, ब्लेड, रबर आदि मिटाना प्रतिबंधित है, तो सूचना जो है ना एक बार देख लेना कि क्या मैं भरने वाला हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूछ कुछ और रहा है, भर कुछ और रहे हैं, ऐसा कभी मत करना, कतई मत करना। क्योंकि यहाँ पर एक बार आप लिखोगे वो 3 सीट पर जाएगी, ठीक है, और फिर वो मिटेगा नहीं। तो व्हाइटनर, ब्लेड, रबड़ ये सब आप दिमाग में मत रखिएगा। जो पहला पेज है जहाँ पर आपको अपना जानकारी भरनी है, बहुत सावधानी से पढ़िएगा। पहले पढ़ लीजिए, फिर आगे एक बार ना बिना पेन नीचे रखे कॉलम को गिन लीजिए, उसको देख लीजिए। पूरी सावधानी बरतना, कहने का मतलब ये है कि जो आप भर रहे हो उसको 2 बार वेरीफाई करना कि हाँ मैं सही हूँ, क्योंकि आगे दिक्कत हो जाएगी, आपको मेहनत बर्बाद हो सकती है। और फाइनली आपको जो ना उत्तर पत्र की एक कॉपी मिल जाएगी लास्ट में, और क्वेश्चन बुकलेट भी आप ले जा सकेंगे। तो और एग्जामिनेशन हॉल में 45 मिनट पहले आपको पहुंच जाना है। पानी की बोतल ले जा सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। बाकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं इसको आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से, और इसके बाद ही, और नीचे जो है ना सारी चीज़ें दी गई हैं, पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आप परीक्षा दीजिए, और अब निश्चित भाव से परीक्षा दीजिए। सभी को बेस्ट ऑफ लक। तो फिलहाल फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी खबरें हैं, जैसे कि पीसीएस की अंतिम उत्तर कुंजी जारी की या नहीं। अब यहाँ पर जो मामला है पीसीएस 2024 का मामला जो है कोर्ट पहुँच चुका है। पीसीएस 2024 के मामले में कोर्ट पहुँचे अभ्यर्थियों का आपत्तियों पर नहीं लिया गया निर्णय और जारी कर दिया गया परिणाम। तो अब हाई कोर्ट ने सवाल ये किया है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से पीसीएस 2024 परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी जारी करने को लेकर जानकारी मांगी है। कोर्ट ने 21 अप्रैल तक आयोग को बताने के लिए कहा कि अंतिम उत्तर कुंजी जारी की गई या नहीं। आशुतोष कुमार पांडे सहित 105 अभ्यर्थियों ने इसे लेकर हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका पर न्यायमूर्ति अजित कुमार की एकल पीठ सुनवाई कर रही है। अभ्यर्थियों का पक्ष रख रहे अधिवक्ता प्रशांत मिश्रा का कहना था कि लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2024 की प्रारंभिक परीक्षा के बाद उत्तर कुंजी जारी कर अभ्यर्थियों से आपत्तियां आमंत्रित की। अभ्यर्थियों की ओर से कई प्रश्नों को लेकर अपनी आपत्तियां दर्ज की गई, साथ ही दस्तावेजी जो प्रमाण थे वो भी संलग्न किए गए, मगर आयोग ने उन आपत्तियों पर कोई निर्णय नहीं लिया, न ही संशोधित अंतिम उत्तर कुंजी जारी की गई। उल्टे प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया, जिसमें प्रश्न संख्या 92 और 95 को सही करने वाले अभ्यर्थी भी फेल कर दिए गए, जबकि दूसरों को पास कर दिया गया। यह भी कहा गया कि आयोग ने श्रेणीवार कट ऑफ अंक भी नहीं जारी किए। तो कई सारी विसंगतियां हैं। आयोग की अधिसूचना में कहा गया कि श्रेणीवार कट ऑफ और अभ्यर्थियों को मिले अंक मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी होने के बाद जारी किए जाएंगे। इस दौरान सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत भी कोई जानकारी अभ्यर्थियों को नहीं दी जाएगी। तो ये सारे मुद्दे हैं जिस पर अब जो है ना मामला कोर्ट में है, और अब यहाँ पर कोर्ट ने क्या कहा है कि 21 तारीख तक आप इसका जो जवाब है वो आयोग जो है वो दाखिल करें। फिलहाल अब इस पर जो सुनवाई है वो शुरू हो चुकी है, तो मामला जो है कोर्ट पहुँच चुका है, ठीक है। और इसी के साथ कुछ और भी खबरें हैं, जैसे कि पॉलिटेक्निक में फॉर्म भरने को मिलेगा अतिरिक्त समय। 20 अप्रैल तक फॉर्म भरने की तिथि संस्था ने बढ़ाई है। तो जो लोग पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं वो फिलहाल 15 अप्रैल भरने की अंतिम तिथि थी, लेकिन 10 अप्रैल शाम से
बोर्ड की जो वेबसाइट थी वो ठप हो गई थी, तो अब यहाँ पर जो डेट है वो बढ़ा दी गई है 20 अप्रैल तक, ठीक है। और इसी के साथ एआई की निगरानी में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा आज से शुरू हो रही है। इसी के साथ कुछ और भी जानकारियां हैं, जैसे कि सहायक आचार्य की चयन परीक्षा में बैठेंगे 82,876 परीक्षार्थी। अब फाइनली कितने लोग बैठते हैं ये तो आपको बाद में पता चलेगा। और फिलहाल अब परीक्षा जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, आज और कल में परीक्षा संपन्न भी करवा ली जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की पूरी अपडेट। इस सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। देखो, अगर आपने अभी तक ना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको कुछ जानकारियाँ लगातार टेलीग्राम पर मिलती रहती हैं। शेष अगले वीडियो में। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।